हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर। हम लोग आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आइसोमेरिज्म नहीं हो पा रही है, खासकर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल देखेंगे, फिर धीरे धीरे ऑप्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ये लेक्चर डेडिकेटेड होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होती है। फिर हम लोग एक एक करके ये देखेंगे कि सिस ट्रांस कैसी होती है, इजेड कैसी होती है और सिन एंटी कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होती है और क्यों होती है। अगर हम स्पेस आइसोमेरिज्म की बात करें या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो वो होती है बिकॉज ऑफ द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। जब सेम एम्पिरिकल फार्मूला के, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला के एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, उस टाइम पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब अराइज हो रही है तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म arises when there is a restricted rotation around two atoms bonded covalently। जनरली बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती है कि इट अराइजेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इन जनरल पाई बॉन्ड होता है, जहां लिख देता हूं, मैं भी लिख देता हूं, इन जनरल अराउंड पाई बॉन्ड। ये सबसे कॉमन टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है जब वो पाई बॉन्ड में ऑब्जर्व होती है। हमेशा पाई बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है और हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड से शुरू करते हैं। जैसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन कौन से होते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब जहां पे रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, हम बॉन्ड को घुमा ना सकें। तो पहला देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड में क्या होगा कि अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कार्बन एटम ही ले लेते हैं। यहाँ पे ए एटम लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे ए लगा दिया और यहाँ पे बी लगा दिया। फिर हमने एक और कंपाउंड बनाया जिसमें यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। तो हमें क्या लग रहा है देखने में, अगर हम पहली बार देख रहे हैं और हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं पढ़ी इससे पहले, तो हमें लगेगा कि हमने इस वाले कार्बन के बी को रोटेट करके यहाँ तक ले गए। हमें क्या लगेगा कि हमने बी को रोटेट कर दिया। अगर मैं तुम्हें मॉलिक्यूल दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ध्यान से, कि ये दोनों मान लेते हैं ए है और ये दोनों हमारे बी हैं। वाइट वाले बी हैं और ग्रीन वाले ए हैं। तो हमने क्या किया कि हमें ऐसा लगा कि हमने इसे रोटेट किया, लेकिन हम इसे देखो रोटेट नहीं कर पा रहे, इट विल ब्रेक। पाई बॉन्ड है ये बीच वाला, ये ब्रेक हो जाएगा, तो हम इसे रोटेट नहीं कर पा रहे। जब हमें बी और ए को चेंज करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। बेसिकली पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसमें मैं पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड CH वाले हटा रहा हूँ। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और तब ये अपोजिट साइड पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हम इसे फिर से रोटेट नहीं कर सकते। तो दिस रोटेशन इज नॉट अलाउड। इस रोटेशन को कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिसमें हम लोग पाई बॉन्ड के अराउंड एटम्स को रोटेट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो हम बी को ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दिस कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल।
तो लिख लेते हैं द रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड is not possible. So these two molecules having same structural formula, देखो भाई जरा ध्यान से, same structural formula, but the arrangement of atoms is different in 3D स्पेस। 3D स्पेस में 2D 1D सब अपने आप कवर हो जाता है, तो 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। तो इसे हम रोटेट करके ये नहीं बना सकते, यानी कि हम बी को रोटेट नहीं कर सकते, और इसकी वजह से हम क्या जनरेट हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बेसिकली इन दोनों को हम लोग कैसे भी मिरर लगा के भी कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे में। हम किसी भी एंगल पे मिरर लगाते हैं, ये कभी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बेसिकली दीज आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो दीज आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दीज टू isomers are not the mirror images of each other, and these isomers are called क्या कहते हैं ना, डायस्टीरियोमर्स। क्या कहते हैं ना, डायस्टीरियोमर्स। इन्हें क्या कहते हैं, दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ फिर से, या यहाँ से कट करके आगे लिख देता है कि ये दीज टू आइसोमर्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। नेम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर कहते हैं। ये मिरर इमेजेस नहीं है। तो ये पहला टाइप का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था जो पाई बॉन्ड में था। ये बिल्कुल ऐसा समझो, तुम्हारे पास बॉलिस्टिक मॉडल ना हो तो अगर तुम अपने हाथ में रबड़ बैंड या थ्रेड ले लो, रबड़ बैंड से बेटर है थ्रेड ले लो, और थ्रेड को इस तरह से अपने हाथ में बांध दो, तो वी कैन नॉट रोटेट बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेड विल बी देयर एंड यू कैन नॉट इलोंगेट द थ्रेड। हम इलास्टिक को तो खींच सकते हैं लेकिन थ्रेड को नहीं खींच सकते। तो बेसिकली जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बना हुआ है और उसे हम इलोंगेट नहीं कर सकते, इसलिए जब हम उसे रोटेट करेंगे तो इट विल ब्रेक डाउन, और हमें ब्रेक करते ही नया मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले टाइप का हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। टाइप 2 रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल बी, सेकेंड टाइप का रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड, वो लिख लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। अब रिंग की वजह से कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, सपोज करो कि देयर इज अ 4 मेंबर रिंग या 3 मेंबर रिंग बना लेते हैं। चलो 3 मेंबर में अच्छे से दिखाई देगा, 3 मेंबर की रिंग बना ली हमने। हमने क्या किया, एक तरफ लगा लिया ए, एक तरफ लगा लिया बी, एक तरफ लगा लिया ए, एक तरफ लगा लिया बी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक तरफ तो सेम रहने दिया और दूसरी तरफ एटम्स की पोजीशन को देखो हमने चेंज कर दिया, बी और ए को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे बी बना देते हैं और यहाँ पे ए बना देते हैं। अब हमें फिर से ये लगेगा कि हमने क्या किया, बी को उठा के यहाँ किया। अब ये लग रहा है सर ये तो रिंग के बाहर है, इन्हें हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बन जो है अगर ध्यान से देखोगे, ये वाला कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं लिख भी दूँ अगर इसे, तो ये कार्बन कौन सा है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो एंगल हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो हमें प्रोजेक्शन की वजह से दिख रही है, एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन है नहीं।
तो मैं देखो ये 4 मेंबर की रिंग लेके आया हूँ, ठीक है। अब 4 मेंबर की रिंग में ये वाला हम मान लेते हैं ए है, ये ए है, ये बी है और ये बी है। तो हम जब इसे रोटेट करने की एक को कोशिश करेंगे तो यू कैन सी कि हम अगर रोटेट करेंगे तो हमें रिंग के अंदर से जाना पड़ेगा, हमें रिंग के अंदर से जाके ऐसे निकलना पड़ेगा, बिल्कुल तिरछा होके, है कि नहीं। तो जब रिंग के अंदर पहुंचेंगे तुम्हें यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे होंगे, अगर इस पर्टिकुलर एंगल पे देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन पे दिखाई देंगे, राइट। तो हमें जब इसे रोटेट करना होगा तो हमें रिंग के अंदर से जाना पड़ेगा, और रिंग के अंदर इतना स्पेस नहीं होता है कि उसके अंदर से रोटेशन किया जा सके। तो यानी कि अगर हम इसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी क्या शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बात समझ में आ रही कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि हम रिंग के अंदर नहीं जा सकते। भाई ध्यान से, हम रिंग के अंदर नहीं जा सकते। देखो ये अपोजिट साइड है, अगर ये मान लेते हैं ग्रीन वाले ले लेते हैं, ये दोनों सेम साइड है, तो हम इसे रोटेट करेंगे तो ये देखो रिंग के अंदर जाना पड़ रहा है ना इसे, ये रिंग के अंदर जा रहा है, देखो ध्यान से। लेकिन रिंग के अंदर जा नहीं सकता, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी, रिंग के अंदर स्पेस ही नहीं है इतना, तो क्या होगा कि ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर रिंग का साइज बहुत बड़ा है तो वो रोटेट कर पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल रोटेट नहीं कर पाएगा जो रिंग का साइज हमने लिया है। तो ये रोटेशन है क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। कैसा? ड्यू टू रिंग, कि रिंग की वजह से भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो इसे हम रोटेट करके ये नहीं बना सकते, तो इसमें भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बात समझ में आ जाएगी तो समझ लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत आसानी से ख़त्म हो पाएगी। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों को विजुलाइज नहीं होता, इसीलिए मैंने बॉलिस्टिक मॉडल का सहारा लिया कि हमें विजुलाइज करना है कि जब हम रिंग बना रहे हैं, अपने हाथ से ऐसे रिंग बना लें, तो सोचो हम इन उंगलियों को रोटेट नहीं कर सकते, यहाँ से इसे रोटेट करके सामने निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल पाओगे ना, इसे रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोग ले लें तो हम अपने हाथ को आराम से घुमा लेंगे। लेकिन इस वाले केस में अगर हमने 4 मेंबर की रिंग बना रखी है तो 4 मेंबर की रिंग में हम इससे अंदर से नहीं निकाल सकते, और 3 मेंबर में तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम नहीं निकाल पाएंगे इसे। तो ये भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू रिंग। नंबर 3 जो है वो होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जो लोग पहली बार स्टेरिक हिंड्रेंस सुन रहे हैं या जिन्हें पहले से आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ होता है, सिंपल। भीड़ को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जब रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब मान लेते हैं, वही ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है और ये एक बेंजीन रिंग है, 3 रिंग्स हैं बेंजीन की हमारे पास में, ठीक है। अब ये तीनों रिंग अभी sp2 हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बॉन्डिंग सबको इतनी आती होगी कि अगर कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 होगा, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और सारे ही sp2 हैं तो ये अभी प्लेनर मॉलिक्यूल है, और अभी प्लेनर होने की वजह से इसे कोई दिक्कत नहीं, ये रोटेट आराम से कर सकते हैं, यानी कि इन बॉन्ड्स के अराउंड रोटेशन अभी फ्री है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा लिया, मान लिया एक CH3 लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं ET, एक जगह CH3 लगा लिया, एक जगह पे क्या लगा लिया, ET लगा लिया, ठीक। अब CH3 और ET लगा लिया, यहाँ पे लगा लेते हैं Br, यहाँ पे लगा लेते हैं Br, यहाँ पे लगा लेते हैं Cl और यहाँ पे लगा लेते हैं Cl। तो बेसिकली बल्कि ग्रुप लगा लिए हमने, ठीक है। यहाँ पे लगा लिया हमने एक CH3 और यहाँ पे लगा लिया एक हमने ET। तो बल्कि ग्रुप लगाने से क्या हुआ भाई, बल्कि ग्रुप लगाने से हमारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ऑर्थो पोजीशंस पे बढ़ गया। ये साइन किसका है, स्टेरिक हिंड्रेंस का। ये साइन किसका है, स्टेरिक हिंड्रेंस का।
तो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया हमारा, तो हमारा क्या होगा कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से क्या होगा कि ये CH3 और Br आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगेंगे, और बातचीत का मतलब होता है लड़ाई, सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, और इनकी बातचीत की वजह से, लड़ाई की वजह से क्या होगा कि ब्रोमीन कहेगा हट के यार कि हम ऐसे ऐसे थे अभी ये, और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो यानी कि दूर जाने के लिए क्या करो, अपना प्लेन चेंज कर लो। तो इन्होंने प्लेन चेंज करके ये इस प्लेन में आ गए या फिर इस प्लेन में चले गए, जिससे दूरी बढ़ जाए। लेकिन अगर सेंटर वाली रिंग अगर ये करेगी तो वो किसी ना किसी के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब अगर सेंटर वाली करेगी तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस खत्म कर लेगी, लेकिन अगर साइड वाली करेगी तो वो पड़ोसी वाले से स्टेरिक हिंड्रेंस करता रहेगा। तो उसे बचाने के लिए क्या करेगा कि जो सेंटर वाली रिंग है वो खुद ही प्लेन के बाहर चली जाए। अगर सेंटर वाली रिंग प्लेन के बाहर चली गई तो स्टेरिक हिंड्रेंस खत्म हो जाएगा। देखते हैं भाई, अगर सेंटर वाली रिंग प्लेन के बाहर चली गई तो स्टेरिक हिंड्रेंस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा देखते हैं। तो हमने सेंटर वाली रिंग को प्लेन के बाहर भेजना है, तो मैं बनाता हूं इसे। CH3 को यहीं रहने देते हैं, ET को यहीं रहने देते हैं। अब जो सेंटर वाली रिंग है उसे प्लेन के बाहर भेज रहा हूँ, जरा ध्यान से भाई। तो 3D में बनाऊंगा। तो अब मार्कर मोटा कर लेता हूँ, जल्दी कलर हो जाएगा। तो एक पाई बॉन्ड ये आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिंग को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ऐसी रिंग थी, इसे ऐसे घुमा लिया। तो Br तुम्हारी तरफ आ गया, मतलब मेरी तरफ आ गया, और Cl जो था वो दूर चला गया। तो Br जब ऊपर आया तो ऊपर आ गया, और जो Cl था वो दूर चला गया। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी। ठीक है, तो इसके प्लेन के बाहर जाने से हुआ क्या भाई कि प्लेन के बाहर जाने से हमारा CH3 और CH3 के बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस, CH3 और Br के बीच का, और ET और Cl के बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस हमने क्या किया, खत्म कर लिया। अब अगर कोई कहे कि ये हम इसे फिर से रोटेट करके क्या बनाना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है ना, समझ में बात पूरी आएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे ET और यहाँ पे CH3 की पोजीशन चेंज कर दूं, यहाँ पे ET कर लूं और यहाँ पे CH3 कर लूं, तो बेसिकली लगेगा क्या, दूर से देखने में पता लगेगा कि हमने केवल इस बॉन्ड को घुमाया और CH3 को यहाँ ले आया और ET को ऊपर ले गया, CH3 को नीचे लाया और ET को ऊपर ले गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब CH3 और ET वाला कंपाउंड अपना प्लेन चेंज करेगा तो उसे कभी ना कभी Br वाली बेंजीन रिंग के प्लेन में आना पड़ेगा। अरे भाई, Br वाली रिंग ऐसे थी, ये ऐसा था, ये जब प्लेन चेंज करके ऐसे घूम के जाएगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ था, ये घूम के ऐसे हुआ, तो कभी ना कभी इस प्लेन में आएगा, और इस प्लेन में आने देगा नहीं, क्योंकि वो इसी चक्कर में तो Br वाली रिंग कहाँ हुई थी, आउट ऑफ प्लेन, तो प्लेन में आने से रोक देगा। तो यानी कि ये जो रोटेशन है जो हमें दिख रहा है ये अलाउड नहीं है। अगर ये अलाउड नहीं है तो इसकी वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होगी, और इसमें भी क्या आ जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा इसमें भी। ठीक, और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होगी। तो अभी तक हमने 3 केस देखे, पाई बॉन्ड, रिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम पाई बॉन्ड या किसी भी चीज़ को देखें, पाई बॉन्ड देखें, रिंग देखें, मैं तीनों एग्जांपल लिख देता हूँ। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक CH3 लिख लिया, एक यहाँ CH3 लिख लिया,
यहाँ पे Cl लिख लिया और यहाँ पे F लिख लिया। अगर किसी भी कार्बन पे, जहाँ पे पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे या फिर जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज हो सकती है, वहाँ अगर A इक्वल्स टू B हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। A इक्वल्स टू B नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, 2 CH3 आ गए। इसका मीन्स कि अगर हम इसे ये भी लिखने की कोशिश करें कि तुमको सर ये हम लिख सकते हैं, तो भाई हम कहेंगे क्या कि इस प्लेन के अबाउट यहाँ पे एक मिरर लगा दो और मिरर लगा के देखो जरा भाई, क्या ये और ये आइडेंटिकल हैं? अगर ये दोनों आइडेंटिकल आ गए, इसका मतलब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर पाई। तो जब भी A इक्वल्स टू B हो जाएगा उस टाइम पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब A इक्वल्स टू B। तो फॉर अ कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फॉर अ कंपाउंड टू शो, यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बाहर का रहेगा तो उसे इग्नोर करके ही पढ़ते रहिए। फॉर अ कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म A शुड नॉट बी इक्वल टू B। अगर A और B बराबर हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हो रही है तो हमने मान लेते हैं कंपाउंड लिख लिया कि C डबल बॉन्ड C, CH3 H और CH3, इसमें A नॉट इक्वल टू B है। यहाँ पे लिख लेते हैं H CH3 H और CH3। एक तरीका और होता है कि हम लोग एरियल डिस्टेंस मेजर कर लें। क्या कर लें? एरियल डिस्टेंस। ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमें 3D में विजुलाइज करना होता है। मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं। अगर हम यहाँ से CH3 और CH3 के बीच की डिस्टेंस लें L1 और यहाँ से CH3 और CH3 के बीच की डिस्टेंस लें L2, तो ये क्लियर पता लग रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेन में है तो डायगोनल की लेंथ ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट वाले में, सामने सामने। तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो हम ये कहेंगे कि इफ L1 इज इक्वल टू L2 देन नो GI विल बी ऑब्जर्व्ड। एंड if L1 is not equal to L2 then GI will be observed। GI will be observed। अगर L1 और L2 बराबर हो गए तो GI नहीं होगी और L1 और L2 बराबर नहीं हुए तो GI होगी। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि GI कब हो रही है। अब ये दोनों कंपाउंड अगर हमने लिखे हैं तो इनमें अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नेमिंग नहीं आती तो इन दोनों का नाम ही ब्यूटीन 2 आ जाएगा। ये भी ब्यूटूइन है और ये भी ब्यूटूइन है। और हम कह रहे हैं ये दोनों कंपाउंड अलग हैं तो IUPAC में नाम भी अलग अलग होना चाहिए। तो एक को हम कहते हैं ट्रांस और एक को कहते हैं सिस। अब सिस और ट्रांस कब कहते हैं, सिस और ट्रांस कब नहीं कहते हैं, कैसे कैसे वेरी होगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोगों को 3 तरह के सिस्टम पढ़ने हैं, सिस ट्रांस, इजी और सिनेंटी। इन तीनों के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक वीडियो और देखेंगे तीनों नॉमेनक्लेचर पे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे क्लियर हो जाए। और भाई पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से पढ़ें। 11th जिनका कंप्लीट हो गया, 12th में जिन्हें एल्काइल हैलाइड में दिक्कत आ रही है वो वीडियो देख सकते हैं जाके। जिन्हें आइसोमेरिज्म के इनिशियल पार्ट में दिक्कत है वो आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म के बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने के लिए भी हमें टॉटोमेरिज्म को देखना ज़रूरी है। GOC एक बार और देखें और अगर किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को बताएं, मैं उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। अब वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।